Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. So let's get started. आज है 13 सितंबर. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट एट minimum support price is unlimited in any state UT of India. Second, in the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT at a level to which the market price will never rise. Which of the statements given above are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. बाय द वे, इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो क्लास में डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है क्योट, जो कि आपको जीएस पेपर एथिक्स एक्से में हेल्पफुल हो सकती है. आपको नोट डाउन करके इसको रख लेना है. क्या क्योट है? पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कम्बिनेशन फॉर सक्सेस. पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन, 3 P's हो गए. किसकी क्योट है ये? नेपोलियन हिल की. ये आपको नोट डाउन करके रख लेनी है, ये आपको काम आ सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ क्या है? ज्ञानवापी मॉस्क्यू है वाराणसी में. यहाँ 5 हिंदू वीमेंस ने एक सूट फाइल किया था. उन्होंने कहा था ज्ञानवापी मॉस्क्यू के प्रीमाइसिस में जो हिंदू डीटीज़ हैं उनको वर्शिप करने की उनको राइट मिल जाए, उनको परमिशन मिल जाए. अभी क्या है, अभी साल में केवल एक बार वो ज्ञानवापी मॉस्क्यू के जो प्रीमाइसिस हैं वहाँ हिंदू डीटीज़ की पूजा कर सकते हैं. ये चाहते हैं कि इस राइट को पूरे साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए. और इनकी सूट को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया. मस्जिद पैनल का क्या कहना था कि इस मैटर पे जो जुरिस्डिक्शन है वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है, ना कि कोर्ट के पास. क्योंकि ये जो मॉस्क्यू है ये वक्फ प्रॉपर्टी की तौर पे रजिस्टर्ड है, इसलिए इसके ऊपर जो भी एक तरह से डिसीज़न लिया जाएगा, इसका ज्यूरिस्डिक्शन जो मैटर का है वो वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा. लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ इसमें सेक्शंस हैं वक्फ एक्ट में जिस पे सिविल कोर्ट के पास पावर है उनको प्रीव्यू में लाने की, उनके ऊपर फैसला सुनाने की. तो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 33, 35, 47, 48, 51, 54, 61, 64, 67, 72, 73. इन सभी सेक्शंस पे जो सिविल कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकते हैं, अपना ज्यूरिस्डिक्शन उन मैटर्स पे दिखा सकते हैं. और मस्जिद पैनल ने और क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए? मस्जिद पैनल ने कहा कि इनके पास काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें एंट्रीज हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, जो ये शो करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के लिए रजिस्टर्ड है. लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड के मेयर बेसिस पे ये प्री अजम्पशन नहीं किया जा सकता कि ये मॉस्क्यू है या टेम्पल है. कोर्ट ने ये कह दिया. और फाइनली कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते हुए क्या कहा कि ये जो हिंदू वीमेन हैं इनकी डिमांड केवल राइट ऑफ वर्शिप तक लिमिटेड है. मतलब ये इस मॉस्क्यू को हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रही हैं, केवल इनकी जो डिमांड है वो लिमिटेड और कन्फाइंड है राइट ऑफ वर्शिप तक, जो कि इनका सिविल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कस्टमरी राइट है और रिलीजियस राइट भी है. और ऐसा अभी कोर्ट ने इस पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया है. कोर्ट ने कहा है ये जो सूट फाइल करने वाली पार्टी है, मतलब जो हिंदू व्यूमेन है, इनको कोर्ट के सामने प्रूव करना होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले इस प्रॉपर्टी का रिलीजियस कैरेक्टर क्या था. उसी बेसिस पे कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगी. तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था उसको मेंटेन किया जाएगा और उसके कन्वर्जन पर प्रोहिबिट लगाने की बात इस एक्ट में की जाती है. कुछ चीज़ों को, कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ टेम्पल्स को, कुछ साइट्स को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है. कौन कौन सी है? सबसे पहले अयोध्या साइट. हमें पता है अब तो फाइनल जजमेंट आ चुका है, लेकिन जिस टाइम ये 1991 में एक्ट आया था उस टाइम अयोध्या साइट को, एक डिस्प्यूटेड साइट थी अयोध्या, इसको एग्जेम्प्ट किया गया था अंडर
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और अयोध्या डिस्प्यूट के अलावा और कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां ये एक्ट काम में नहीं आएगा? अगर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर कवर होने वाली कोई भी ऐसी एंशिएंट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कोई प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकती है, उसके ऊपर इसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं चलेगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जिसके ऊपर केस फाइनली सेटल्ड हो गया है या फिर केस डिस्पोज्ड हो चुका है, या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट रहा है जो दोनों पार्टीज़ ने मिलकर सेटल कर लिया है, या फिर जो कन्वर्जन है उस प्लेस का वो इस एक्ट के आने से पहले हो चुका है, इन केसेस में ये एक्ट नहीं लागू होगा। पेनल्टी अगर कोई चेंज करता हुआ पाया जाता है, कोई किसी वर्शिप प्लेस का नेचर चेंज करते हुए पाया जाता है, तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग उसे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल सकती है अलॉन्ग विद अ फाइन। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन 7% तक बढ़ गया है और कहा जा रहा है ऐसा रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। 8th सक्सेसिव मंथ के लिए रिटेल इन्फ्लेशन जो है, जो हमारे सेंट्रल बैंक RBI ने अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड लिमिट रखी थी इन्फ्लेशन की 6% की, उसको क्रॉस कर रहा है। मतलब उससे ज़्यादा फॉर द 8th सक्सेसिव मंथ ये हो गया है। और इसके पीछे क्या रीज़न दिया है कि जो फूड आइटम्स हैं इनके प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अब काफ़ी टाइम से इंडस्ट्रियल ग्रोथ लो देखी जा रही है, और इसका कारण क्या है? IIP जो है उसका बेस इफेक्ट क्या होता है? जैसे आज कुछ भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलरली कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसका असर आने वाले फॉलोइंग ईयर्स पे पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा? बेस इफेक्ट। मतलब जो अगले सालों में जैसी सिचुएशन होगी वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसके लिए आज जो हम कर रहे हैं, जो आज की सिचुएशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये मतलब होता है बेस इफेक्ट का। तो इस आर्टिकल में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो IIP और दूसरा रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? CPI जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को मॉनिटर करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है, प्राइस मूवमेंट रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे ये मॉनिटर करता है। और किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी इस प्राइस इंडेक्स में चेंज आता है उसको CPI बेस्ड इन्फ्लेशन या फिर रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये इकोनॉमी का स्टैटिक टॉपिक है, आई होप आपको पता होगा। IIP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल, एक मिनट, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको मेज़र करता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के चेंज को मेज़र करने वाला है IIP। और इसको मंथली पब्लिश और कंपाइल कौन करता है? NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है। बेस ईयर IIP के लिए यूज़ किया जाता है 2011-12। सिग्निफिकेंस क्या है IIP का? इसको गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसको यूज़ करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको यूज़ करता है फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस। जो IIP होता है, ये जो हम क्वार्टरली और एडवांस GDP की कैलकुलेशन करते हैं, इनके एस्टीमेट लगाते हैं, उसको कैलकुलेट करने में भी काफ़ी रेलिवेंट होता है। 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? जो 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो IIP के आइटम्स का 40.27% वेट कंप्राइज करते हैं। 8 कोर सेक्टर्स जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे ज़्यादा वेट है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। ये आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए, इनको ऑर्डर में लगाना आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है जो इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट चल रही थी वेरियस पॉइंट्स पे, वेरियस जो भी टेंशन दोनों के बीच बॉर्डर्स पर चल रही थी उसके बारे में बात चल रही थी। तो जो PP15 था पॉइंट गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पे, वहाँ पे दोनों आर्मीज डिसएंगेज हो चुकी हैं, मतलब वहाँ से पीछे हट चुकी हैं, ईस्टर्न बॉर्डर्स स्टेबल हो गए हैं। तो इसमें हमारे लिए
क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न लद्दाख में कहाँ कहाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था, कौन कौन से पॉइंट्स से। दूसरा, ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात आई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा, ये कहा गया है कि मिलिट्री कैंप जो होगा उसको कंट्री के जो फर्स्ट CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पे रीनेम किया जाएगा। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, एक तो देख लेते हैं कौन कौन से ईस्टर्न लद्दाख के पॉइंट्स थे जहाँ डिसएंगेजमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच था। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बात कौन कौन से पॉइंट्स पे हुई है, एक हुई है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स वाले पॉइंट पे। यहाँ PP-15 और PP-17 पे डिसएंगेजमेंट दोनों आर्मीज़ कर चुकी हैं। PP-17 पे पहले कर चुकी थी, PP-15 पे अब बाद में हो गया है। उसके बाद गैलवान वैली पे दोनों आर्मीज़ ने डिसएंगेजमेंट कर लिया है। और कहाँ कर लिया है, पेंगोंगसो लेक पे कर लिया है। लेकिन दो एरियाज़ को छोड़ दिया है, दो पॉइंट्स को, फ्रिक्शन पॉइंट्स को छोड़ दिया है, दिपसंग प्लेन और डेमचोक। इन दोनों पॉइंट्स को अभी भी रिजॉल्व करना बाकी है। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा का मतलब सन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो साउथ वेस्ट तिब्बत के चेमायंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायंगदुंग, इसका नाम भी थोड़ा सा अटपटा है, आपको याद रखना है। लेकिन इसका सोर्स जो है जहाँ से ये निकलती है वहीं थोड़े से क्लोजनेस पे ही इंडस और सतलुज रिवर का सोर्स भी है। मतलब जो इनका ओरिजिन है पास पास है, इंडस रिवर का, सतलुज रिवर का और ब्रह्मपुत्रा रिवर का। मरियम लॉ जो है वो ब्रह्मपुत्र के जो सोर्स है उसको मानसरोवर लेक से सेपरेट करता है। कैलाश रेंज और जो ग्रेट हिमालयज है उसके बीच में इंडस और सेंगपो स्ट्रक्चर्ड जोन एक डिप्रेशन फॉर्म कर देता है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी बहकर निकलती है। काफ़ी हाई लैटिट्यूड पे होने के बाद भी सेंगपो रिवर जो है उसका एक जेंटल स्लोप देखा जाता है। रिवर जो है वो स्लगिश वे से बहती हुई और एक नेविगेबल चैनल बनाती है 640 किलोमीटर का। उसके बाद तिब्बत में इसको काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज से पानी मिलता है, काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल जाती हैं। फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी जो इसमें आके मिलती है उसका नाम है राग सेंगपो और वो सेंगपो नदी से ल्हात्से जोंग के पास आके मिलती है। और फिर उसके बाद इसके मिलने के बाद ये कंबाइंड रिवर यारलुंग सेंगपो रिवर के नाम से आगे बहती है सदर्न तिब्बत में, फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है जहाँ इसको दिहांग कहा जाता है। एक टाउन है सादिया नाम का, वहाँ दिहांग रिवर जो है वो साउथ वेस्ट टर्न लेती है। दो माउंटेन स्ट्रीम्स इसको वहाँ ज्वाइन कर लेती है, कौन कौन सी, लोहित और दिबांग। दिहांग को ज्वाइन करेंगी लोहित और दिबांग। फिर उसके बाद जब ये कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा इस रिवर को ब्रह्मपुत्रा का नाम दे दिया जाएगा। फिर ये बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाएगा जहाँ ये गंगा के साथ मिल जाएगी और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड और स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है वो इसी रिवर का है और वो असम स्टेट में मिलता है। सबसे बड़ा कौन सा है, मजूली आइलैंड, और सबसे छोटा कौन सा है, उमानंदा आइलैंड। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है धनसिरी, लोहित और दिबांग। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है सुबानसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं CDS पे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होंगे वो एक जनरल या ऑफिसर होंगे जिनके पास 4 स्टार होगा, 4 स्टार रैंक वाले, जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र की तरह एक्ट करेंगे और डिफेंस मिनिस्टर को तीनों सर्विसेज के मैटर्स पे एडवाइस किया करेंगे। तीनों सर्विसेज कौन कौन सी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मैटर्स पे डिफेंस मिनिस्टर को प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र बनके ये एडवाइस किया करेंगे। इनका रोल क्या है, ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे, जो कि जिसमें तीनों सर्विसेज के चीफ जो होते हैं वो भी मेंबर्स के तौर पे होते हैं। कोर फंक्शन इनका क्या है कि तीनों सर्विसेज ब्रांचेस के बीच में ज़्यादा ऑपरेशनल सिनर्जी बनाना, इनका कोऑपरेशन बढ़ाना और जो भी इंटर सर्विस फ्रिक्शन होते हैं, मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न तीनों सर्विसेज में हो जाती है, कोई क्रैश हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है, उसको कम करना।
जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसको ये हेड करते हैं। CDS एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र की तरह एक्ट करेंगे और डिफेंस मिनिस्टर को सभी मैटर्स पे एडवाइस करेंगे जो भी तीनों सर्विसेज से रिलेटेड होंगे, और जो तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं उनको अपने इश्यूज़ को इनको CDS से डिस्कस करना होगा। DMA के हेड हैं ये, मैंने आपको बताया। तो CDS के पास ये अथॉरिटी है कि वो इंटर सर्विस प्रोक्योरमेंट डिसीजन को प्रायोरिटाइज करे। इंटर सर्विस प्रोक्योरमेंट डिसीजंस का मतलब क्या है कि कौन सी एरिया में कौन सी सर्विस एक्ट करेगी, ये डिसीजन कौन लेगा? CDS। और CDS के पास ये अथॉरिटी है कि वो तीनों चीफ्स को डायरेक्टिव प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन उनके पास उनको कमांड देने की कोई अथॉरिटी नहीं है। मतलब डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकते, कमांड नहीं दे सकते। CDS फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है इनके पास कोई सुपीरियर पावर है। पावर जो आर्मी चीफ्स हैं या फिर जो बाकी तीनों फोर्सेस के चीफ हैं उनके पास भी इक्वल है, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल वाली प्रोविज़न पे काम करेंगे। और इनकी रैंक जो होगी वो सेक्रेटरी के बराबर होगी। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी होंगे उनकी रैंक के बराबर इनके पास रैंक इंजॉय करेंगे, और इनकी पावर जो है वो केवल रेवेन्यू बजट तक सीमित होगी, कन्फाइंड होगी। ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी एक एडवाइजरी रोल प्ले करेंगे। इसमें यही इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें कहा गया है, कांग्रेस लीडर है रमेश जी, जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह काम कर रही है। तो इस आर्टिकल में तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे इस आर्टिकल से याद आ गया लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन को डिफाइन किया जाता है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, मतलब जो पार्टी पावर में है उसके अलावा ऐसी पार्टी जो हाउस की लार्जेस्ट पार्टी है और जिसके पास जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/10 स्ट्रेंथ वो होल्ड करती है। उससे कम होल्ड करने वाली पार्टी को लार्जेस्ट पार्टी नहीं कहा जाएगा। उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। स्टैट्यूटरी पोस्ट का मतलब क्या है? किसी न किसी एक्ट से इसके पास पावर आएंगी। कौन से एक्ट से पावर आती है? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। इस ऑफिस का सिग्निफिकेंस क्या है इस पोस्ट का? जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे शेडो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है या फिर गिर जाती है उस टाइम पे ये टेक ओवर कर लेंगे और काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस लाने में, पॉलिसीज़ में, लेजिस्लेटिव वर्क की फंक्शनिंग में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा जा सकता है। और न्यूट्रलिटी आती है अपॉइंटमेंट्स में, क्योंकि हमें पता है CVC, CBI, CIC, लोकपाल को जब हम अपॉइंट करते हैं उनकी जो कमेटी बनती है, अपॉइंटमेंट कमेटी बनती है, उसमें LOP भी होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बाईपार्टनशिप और न्यूट्रलिटी आ जाती है अपॉइंटमेंट्स में। कौन कौन से रिफॉर्म्स हमें चाहिए? रिफॉर्म्स उस टाइम पे चाहिए जब किसी भी पार्टी के पास 55 या उससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती। उस टाइम ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। उस सिचुएशन में क्या जाता है कि जो भी न्यूमेरिकली लार्जेस्ट पार्टी होती है अपोजिशन में उसको ये राइट दे दिया जाता है कि अपने लीडर को वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह रिकॉग्नाइज करवा सकती है। ये जो 10% का फॉर्मुलेशन था कि 10% सीट उसके पास हाउस की होनी चाहिए, उसके बाद ही उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा, ये सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अगेंस्ट है, उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट क्या कहता है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो होगी उसको ये पोस्ट मिलनी चाहिए। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, केरला में नए स्पीकर इलेक्ट हो गए हैं, AN शमशीर जी। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस सब कुछ समझते हैं। स्पीकर होते क्या हैं, स्पीकर की क्या पावर्स हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे उनका रिमूवल किया जा सकता है, सब कुछ देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्पीकर का ऑफिस होगा वो कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मैंडेट किया गया है कि किसी भी हाउस में स्पीकर होने ही चाहिए, मतलब ये ऑफिस वैकेंट नहीं रह सकता। स्पीकर के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं की गई हैं, लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए और कंट्री के लॉ को देखते हुए इन्हें एक मेजर एसेट हमारी असेंबली का माना जाता है। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का कोई मेंबर स्पीकर के तौर पे इलेक्ट किया जाता है, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ये केवल एक प्रोसेस है जो सालों से इवॉल्व हुई है, जहां रूलिंग पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है और बाकी जो अदर पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स के साथ कंसल्ट करके जो कैंडिडेट है उसको नॉमिनेट किया जाता है। और ये कन्वेंशन इसलिए लाया गया था सो दैट जो स्पीकर है उसको सभी सेक्शंस हैं हाउसेस के उसकी रिस्पेक्ट मिले, ताकि किसी ऐसे पर्सन को नॉमिनेट किया जाए जो जिसके लिए सभी पार्टीज एग्री करती हों। वोटिंग कैसे होती है स्पीकर के इलेक्शन में? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए ही लोकसभा के मेंबर्स जो हैं सिंपल मेजॉरिटी से उनको इलेक्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात आ रही है तो असेंबली के मेंबर सिंपल मेजॉरिटी से, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से इनको इलेक्ट करेंगे। और एक बार डिसीजन ले दिया जाता है जब अपोजिशन पार्टी से डिस्कस करने के बाद, तो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं वो उस पर्सन का नाम प्रपोज कर देते हैं। टर्म क्या होती है, कितने टाइम के लिए स्पीकर जो है ऑफिस होल्ड करते हैं? स्पीकर अपने इलेक्शन से जैसे नेक्स्ट लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होगी तब तक, मतलब 5 सालों के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। जैसे आज इलेक्शन हुआ तो आज से लेके जब नेक्स्ट लोकसभा इलेक्ट होगी उसकी फर्स्ट मीटिंग तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे। और री इलेक्शन के लिए भी स्पीकर एलिजिबल हो जाते हैं। अगर लोकसभा रिजॉल्व हो जाती है तो स्पीकर अपनी सीट इमीडिएटली वैकेट नहीं करते, जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, नई लोकसभा नहीं इलेक्ट हो जाती, तब तक वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। रोल और पावर्स क्या होती है स्पीकर की? सबसे पहले इंटरप्रिटेशन का काम होता है। फाइनल इंटरप्रिटेट होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने वाले होते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर को इंटरप्रेट करने का काम इनके पास होता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स, इनको सभी को इंटरप्रेट करने का काम स्पीकर का होता है। दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग अगर होती है तो उसको प्रिसाइड भी स्पीकर करेंगे। ऐसी कोई भी सिटिंग जो जॉइंट सिटिंग होगी वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं सो दैट किसी भी बिल पे डेडलॉक जो है उसको सेटल किया जा सके। स्पीकर की नेक्स्ट पावर है किसी भी सिटिंग को एडजर्न कर सकते हैं, हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, अगर मीटिंग को सस्पेंड भी कर सकते हैं अगर 1/10 स्ट्रेंथ प्रेजेंट नहीं है हाउस की, जिसको हम क्योरम कहते हैं। क्योरम की एब्सेंस में हाउस को सस्पेंड भी कर सकते हैं, हाउस को एडजर्न भी कर सकते हैं। कास्टिंग वोट देने का काम स्पीकर का होता है। अगर किसी केस में टाई हो जाता है हाउस के बीच में, हाउस के लोग इक्वली डिवाइड हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन पे, तो उस टाइम स्पीकर अपना वोट देते हैं, जिसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। और इसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, इसका पर्पस होता है किसी भी डेडलॉक को रिजॉल्व करना। मनी बिल पे डिसीजन लेने का काम स्पीकर का होता है। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। स्पीकर ने बोल दिया कि मनी बिल है तो है, नहीं है तो नहीं है। डिस्क्वालीफाई करने का काम भी स्पीकर का होता है। अगर कोई भी मेंबर जो है वो डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई करना है तो उसको कौन करेगा? स्पीकर, अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 52nd अमेंडमेंट से ये पावर स्पीकर के पास आ गई थी। हमें पता है 52nd अमेंडमेंट जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। उसी ने ये पावर दी थी स्पीकर को कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर्स को। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन पे स्पीकर का जो डिसीजन होगा उस पर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। आईपीजी को चेयर करते हैं स्पीकर, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है ये हमारी इंडिया की पार्लियामेंट और जो वर्ल्ड की वेरियस पार्लियामेंट्स है उनके बीच एक लिंक का काम करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ फॉर्म करने के लिए बोलता है उन कमिटीज़ को स्पीकर के द्वारा फॉर्म किया जाता है और स्पीकर की ही डायरेक्शन पे ये फंक्शन करती हैं। जो इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरमैन होंगे उनको नॉमिनेट भी स्पीकर करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, रूल्स कमेटी, ये सभी कमेटी डायरेक्ट स्पीकर की चेयरमैनशिप के अंडर काम करती हैं। इनको हाउस में कुछ प्रिविलेज भी दिए जाएंगे। ये हाउस में
जो मेंबर्स हैं, कमिटीज़ हैं, उनके राइट्स और प्रिविलेज के गार्डियन की तरह भी काम करते हैं। अब ये तो हमने पावर देख ली, रिमूवल देख लेते हैं। स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? रिमूव किस किस केस में किया जा सकता है? अगर वो लोकसभा के या फिर स्टेट असेंबली के मेंबर ही ना रहे उस केस में, या फिर वो रिज़ाइन कर दे डिप्टी स्पीकर को लिख कर, या फिर उन्हें लोकसभा या स्टेट असेंबली जो है वो मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करके उनको रिमूव कर दे, और ऐसा रिजोल्यूशन उनको 14 डेज़ का नोटिस देने के बाद ही लाया जा सकता है। जब उनका रिजोल्यूशन रिमूवल का कंसिडरेशन के लिए हाउस में होगा, उस टाइम पे वो वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं हाउस में, लेकिन प्रिसाइड नहीं करेंगे। सिटिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन प्रिसाइड नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, भद्राचलम में फ्लड वार्निंग इशू कर दी गई है। फ्लड आने के चांसेस हैं गोदावरी रिवर में। तो गोदावरी रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट रिवर है ये, मतलब साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। सोर्स क्या है इसका? त्रिम्बकेश्वर से ये राइज होती है, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में, और 1465 किलोमीटर की लेंथ को कवर करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ड्रेनेज बेसिन देख लेते हैं इसका, कौन कौन सी स्टेट्स को ये कवर करती है। ये कवर करती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी में भी थोड़े से पार्ट में पाई जाती है। ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। ट्राइब्यूटरीज इसकी हैं प्रावरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता। प्राणहिता जो है वो वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा जहाँ मिलती हैं उनकी कंबाइंड फ्लो को कहा जाता है। उसके साथ साथ इंद्रावती, मानेर और साबरी, ये सभी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है गोदावरी का? कुंभ मेला जो लगता है वो नासिक में लगता है, गोदावरी रिवर के बैंक्स पे लगता है। कुंभ मेला और कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, शिप्रा रिवर पे। गंगा में लगता है, हरिद्वार में, और जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं प्रयाग में, वहाँ लगता है। ये 3 जगह होगी, 4 जगह लगता है कुंभ मेला, हमें पता है। तो ये सभी कुंभ मेला के प्लेसेस थे। अब गोदावरी रिवर डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका के बीच। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स गोदावरी पे लगाए गए हैं? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, गोदावरी जो रिवर है वो पपीकोंडा नेशनल पार्क से होकर फ्लो करती है। तो पपीकोंडा नेशनल पार्क का आपको ध्यान रखना है, ये है तेलंगाना में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, एससी कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में 3 अपॉइंटमेंट्स के लिए नाम अप्रूव किए हैं। तो यहाँ हाई कोर्ट में जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 है, ये कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर इन जज के अलावा, चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज को अपॉइंट किया जाएगा तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाएगा। कंसल्टेशन प्रोसेस का मतलब क्या है? कंसल्टेशन प्रोसेस का है मतलब हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका नाम कॉलेजियम रेकमेंड करेगा। कॉलेजियम में कौन कौन होगा? सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जैसे यहाँ किया है इन्होंने। और ये जो प्रपोजल है ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेके आएंगे वहाँ के 2 सीनियर मोस्ट कोलीग्स के साथ डिस्कस करने के बाद। फिर उसके बाद ये रेकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के पास भेजा जाएगा, जो कि गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि वो ये प्रपोजल यूनियन लॉ मिनिस्टर को सेंड कर दें। चीफ जस्टिस जो ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे उनको चीफ दूसरे किसी स्टेट से बुलाया जाएगा। अब कॉलेजियम जो है कैसे काम करता है? एडहॉक जजेस को अगर हमें अपॉइंट करना है उसके लिए आर्टिकल 224A में प्रोविज़न दिया गया है कि जहां अगर आपको रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जजेस के तौर पे अपॉइंट करना है तो आप कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 224A। और इस आर्टिकल के अंडर क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के साथ किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी टाइम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उस जज ऑफिस को होल्ड कर लें या फिर किसी और हाई कोर्ट के ऑफिस को होल्ड कर लें, वहाँ बैठ जाएं, जज के तौर पे एक्ट कर लें। और अभी रिसेंटली
जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिटायर्ड जजेस के अपॉइंटमेंट को पुश किया है सो दैट जो हाई कोर्ट में केस इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म किया जा सके। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? ये जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए एक सिस्टम बनाया गया था और इसको किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न के द्वारा बनाया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई थी उसके हिसाब से बनाया गया था। ये रिफॉर्म लाने का एक अटेम्प्ट था जब कॉलेजियम को NJAC से रिप्लेस किया गया 2014 में थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करता है क्योंकि इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उस पर खतरा बन जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होगा इसको CJI हेड करेंगे और इसमें इस कोर्ट के 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होगा उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे और वहाँ के 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। जो भी नाम रेगमेंट किए जाएंगे हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा वो गवर्नमेंट के पास केवल तभी जाएंगे जब उन्हें CJI और SC कॉलेजियम अप्रूव कर देगा। जो भी हायर जुडिशरी के जजेस होंगे उनको केवल और केवल कॉलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंट किया जाता है और गवर्नमेंट का जो रोल है वो कॉलेजियम के डिसीजन के बाद ही आता है, मतलब गवर्नमेंट का रोल एकदम लास्ट में आता है। इसलिए कहा जाता है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के एक तरह से हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसमें यही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है। इंडिया ने UNHRC में श्रीलंकन तमिल इशू उठाया है। क्या कहा है कि श्रीलंका ने प्रोग्रेस नहीं की, अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं किया, जो एथनिक इशू था उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला और श्रीलंका को क्या करना होगा, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा, अपने सिटीजन्स की कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करना होगा और ग्रास रूट लेवल पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना होगा। और इसीलिए जो प्रोविंशियल काउंसिल है उनको ऑपरेशनलाइज करने की ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं सो दैट जो श्रीलंका है उसको एक प्रॉस्परस फ्यूचर मिल सके। इसलिए श्रीलंका में इमीडिएट और क्रेडिबल एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका में तमिल्स जो हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है, काफ़ी उनको दिक्कतों का वहाँ सामना करना पड़ता है। इसके बारे में इंडिया ने इशू रेज किया है। दूसरा आपको पता होना चाहिए UNHRC है क्या। UNHRC के बारे में देख लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि UN सिस्टम के अंडर काम करती है और ह्यूमन राइट्स को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर स्ट्रेंथ करने की, इनको प्रमोट करने की, प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो वो कौन करेगा? ह्यूमन राइट्स काउंसिल करेगी। फॉर्म इसको किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में और इसने जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है उसको रिप्लेस कर लिया था। जो ऑफिस ऑफ द हायर कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेक्रेटेरिएट के तौर पे सर्व करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स 47 है इसके अंदर, जिनको UNGA इलेक्ट करता है। UNGA हर स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखता है, उसने ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए कितना काम किया है, कितनी वॉलंटरी प्लेजेस उसने फुलफिल किए हैं, कितने कमिटमेंट उसने इस रिगार्ड में किए हैं। इस काउंसिल की मेंबरशिप जो है वो इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है, मतलब जोग्राफिकल एरिया को पूरा इक्वली डिवाइड किया हुआ है, उसके बेस में मेंबरशिप इसमें मिलती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सीट्स को? अफ्रीकन स्टेट्स को 13 सीट्स दी गई हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स को 13 सीट्स, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स को 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स को 7 सीट, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को 6 सीट्स, ऐसे सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। जो मेंबर्स होंगे काउंसिल के वो 3 साल के पीरियड के लिए सर्व करेंगे और अगर वो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के लिए सर्व कर लेते हैं तो फिर इमीडिएट री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड। अभी PM ने रिसेंटली इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट को इनॉग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा में। वहाँ उन्होंने कहा है कि सेंटर लंपी स्किन डिजीज को एक तरह से कंट्रोल करने का पूरा ट्राई कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट ने एक इंडिजीनियस वैक्सीन भी प्रिपेयर कर ली है लंपी स्किन डिजीज़ के लिए और एनिमल्स की मूवमेंट को भी मॉनिटर किया जा रहा है सो दैट
इस डिजीज़ का आउटब्रेक कंट्रोल किया जा सके। अब आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और हमारी जो इंडिया की डेयरी सेक्टर है उसमें 70% वर्कफोर्स वीमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो वीमेन का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम लंपी स्किन डिजीज़ देख लेते हैं क्या है, कैसे होती है। ये होती है पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से, ये पाई जाती है कैटल और वाटर बुफेलो में। FAO के अकॉर्डिंग इसमें मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 10% से कम होता है। पहली बार इसको जाम्बिया में देखा गया था 1929 में, और उस टाइम ये माना जाता था कि ये या तो पॉइजनिंग की वजह से हो गई है या फिर किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से हो गई है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, ये एनिमल में इंसेक्ट की बाइटिंग से फैल सकती है, जैसे मॉस्किटो बाइटिंग से, फ्लाइज बाइटिंग से, ये ऐसे फैल सकती है। सिम्टम्स क्या देखे जाएंगे, सबसे पहला फीवर देखने को मिल जाएगा, फ्लूइड एक्सक्रीशन होता हुआ देखने को मिल जाएगा आइज़ और नोज से, सलीवा माउथ से निकलता हुआ दिख जाएगा। इस डिजीज़ में जो एनिमल है वो खाना बंद कर देता है और उसको चबाते टाइम और खाते टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और कहा जाता है कि इससे मिल्क प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ट्रीट कैसे किया जा सकता है इस डिजीज़ को, वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है इस डिजीज़ के अगेंस्ट लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है। केवल अवेलेबल जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि कैटल की केयर की जाए। और क्या किया जाए, स्प्रेस का यूज़ किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा सकता है सो दैट सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन को रोका जा सके, न्यूमोनिया को रोका जा सके। एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स का भी यूज़ किया जा सकता है सो दैट किसी अफेक्टेड एनिमल का एपिटाइट ठीक नहीं है तो उस टाइम पे एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास, वो ईरान ने ये कहा है कि वो IAEA के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं उसके न्यूक्लियर एडवांसमेंट से रिलेटेड। इसलिए ईरान ने ये कह दिया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान में आ सकती है, ईरान के जो भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उसको चेक कर सकती है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं जो कि मतलब एक तरह से खतरा है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो यहाँ IAEA के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। IAEA को वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती है। इसका काम क्या है, न्यूक्लियर फील्ड में कोऑपरेशन को एनहांस करना। 1957 में इसको क्रिएट किया गया था, जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिस्कवर की गई थी तो उससे रिलेटेड काफ़ी खतरा था और उसी के रिस्पॉन्स में इसको क्रिएट किया गया था। हेडक्वार्टर इसके वीना ऑस्ट्रिया में देखने को आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ये मेंबर स्टेट्स के साथ और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ काम करती है सो दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ प्रमोट किया जा सके। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था, क्योंकि ये एक सेफ और पीसफुल वर्ल्ड के लिए काम करती है। फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी एनुअल रिपोर्ट ये UNG में सबमिट करवाती है। जब भी ज़रूरत होती है UNSC में भी अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करवाती है। जब भी कोई मेंबर नॉन कंप्लायंस करता हुआ पाया जाता है इसके जो भी रूल्स हैं उससे, उस टाइम ये अपनी रिपोर्ट UNSC में भी सबमिट करा सकती है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि हाइब्रिड व्हीकल्स को टैक्स इंटेंसिव्स देने की ज़रूरत है, ऐसा मारुति ने कहा है। मारुति कंपनी जो है उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड व्हीकल्स को भी टैक्स इंसेंटिव्स चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं वो EVs के अगेंस्ट एक डिसएडवांटेज पे हैं। क्या डिसएडवांटेज है, जो टैक्स है EVs पे लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगता है 5%, लेकिन स्मॉल हाइब्रिड व्हीकल्स पे लग रहा है 28%, लार्ज हाइब्रिड व्हीकल्स पे लग रहा है 43%। आप देख सकते हैं 5% और कहाँ 28 या 43%, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से हाइब्रिड और EVs में हो रहा है। तो यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, हाइब्रिड और EVs के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है सोर्स ऑफ फ्यूल का, दूसरा है लोकोमोशन का। और अच्छे से समझ लेते हैं पूरा इशू। हाइब्रिड व्हीकल कौन से होते हैं, हाइब्रिड व्हीकल ऐसे व्हीकल होते हैं जिनके पास दो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एक बैटरी होती है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करती है, और दूसरा होता है एक फ्यूल टैंक जो कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तरह काम करता है। अगर बैटरी डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो हाइब्रिड कार है वो पेट्रोल इंजन पर स्विच कर जाएगी और जैसे नॉर्मल कार इंजन काम करता है वैसे ही वो फंक्शन करेगी। इसको फ्यूलिंग कैसे की जाएगी, नॉर्मल प्लगिंग किया जा सकता है और
किसी भी वॉल सॉकेट में या चार्जिंग पॉइंट में प्लग करके कार को रिफिल किया जा सकता है और पेट्रोल टैंक को रिफिल करवाया जा सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी हाइब्रिड वेरिएंट आ गए हैं जो कि आप इलेक्ट्रिक बैटरी को रिचार्ज कर ले, तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उसके ऊपर काम करते हुए ये व्हीकल अपने आप इस इलेक्ट्रिक बैटरी जो फोर्स है कार का उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फ्यूल टैंक को भरवाना होगा। ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाली टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने आप जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है कि बैटरी एक बार डिप्लीट हो जाती है तो इसके पास फ्यूल का बैकअप कुछ होता नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि लार्जर बैटरी इसमें देखी जाएगी। अगर पेट्रोल इंजन नहीं लगाना होगा तो वो स्पेस बच जाएगा, जिसकी वजह से जो बैटरी होगी वो बड़ी लगाई जा सकेगी। इसको ईवीज़ को चार्जिंग पॉइंट से चार्ज हमें करना पड़ेगा और जो चार्जिंग टाइम है वो बैटरी के साइज़ पे और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप डीसी चार्जिंग पॉइंट से चार्ज करते हैं कार बैटरी को तो बहुत कम टाइम लेगी। अगर एसी चार्जिंग पॉइंट से चार्ज करते हैं तो 6 से 8 घंटे आपको लग जाएंगे। और ईवी जो है वो हाइब्रिड कार से ज़्यादा लंबा चल सकती है। ये इनमें डिफरेंस था, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें यही था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है 17 सितंबर से रक्तदान अमृत महोत्सव स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या एम किया जा रहा है कि 1 लाख यूनिट ब्लड की कलेक्ट कर ली जाएंगी और एक ऐसा डाटाबेस कलेक्ट कर लिया जाएगा डोनर्स का जो कि इमरजेंसी के टाइम पे जिनको जब भी बुलाया जाएगा वो आने के लिए तैयार होंगे। ऐसे डोनर्स का डाटाबेस रेडी किया जाएगा। तो इसमें आपको जस्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप आरोग्य सेतु पोर्टल से करवा सकते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को गवर्नमेंट ने ये कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करें लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस में सो दैट लोगों का ज़्यादा एंगेजमेंट इसमें देखने को मिल जाए। उसके बाद रक्त कोष वेब पोर्टल का आपको पता होना चाहिए जहां जिस भी स्टेट में जितनी भी ब्लड यूनिट डोनेट की जा रही हैं, कलेक्ट की जा रही हैं, उनको ट्रैक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रक्त कोष वेब पोर्टल। ई रक्त कोष भी आप कह सकते हैं, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है बेगम्स ऑफ भोपाल से। तो ये हिस्ट्री का पूरा टॉपिक यहाँ कवर हो जाएगा, भोपाल से रिलेटेड जो भी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रजिया सुल्तान के बारे में, जिन्होंने 1236 टू 1240 तक रूल किया। केवल 4 साल इन्होंने रूल किया, लेकिन इनको एक काफ़ी एफिशिएंट रूलर माना जाता था। इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया बेगम या सुल्ताना रजिया फर्स्ट और लास्ट वुमेन थी मुस्लिम्स में और हिंदूज़ में भी जिन्होंने दिल्ली का जो थ्रोन था वो ऑक्यूपाई किया था। इनका रूल जो मिन्हाज हिस्टोरियन थे उनके अकॉर्डिंग 3 साल 6 महीने 6 दिन तक चला था। इल्तुतमिश को सक्सीड किया था उनके सन रुकसुम उद्दीन ने, लेकिन वो एक इनकम्पिटेंट रूलर निकले, जिसके बाद उनको डिस्पोज कर दिया गया नोबेलिटी के द्वारा। फिर आई रजिया और इनको रूलर के तौर पे चूज़ किया गया। इन्होंने लोगों को एक कड़क रिप्लाई देने के लिए, जो समझते थे कि रजिया जो है वो रॉयल ऑफिस के लिए फिट नहीं है, कुछ स्टेप्स लिए, कुछ मेजर्स लिए। उन्होंने पर्दा सिस्टम हटा दिया और कोर्ट में मेल अटायर में आने लगी। मेल अटायर था वहाँ, कोट को कहा जाता था कुआ और कैप को कहा जाता था कुल्हा। ये पहनकर वो कोर्ट में आने लगी। सेकंड क्या किया उन्होंने, हॉर्स राइडिंग करना स्टार्ट किया, हंटिंग और आर्मी को कमांड करना स्टार्ट किया। उन्होंने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। खुद अपने आप उन्होंने इक़्तिदार्स, कमांडर्स और अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया और एक ओपन दरबार लगाने का सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया। ये सभी रिफॉर्म्स जो हैं वो रजिया बेगम ने स्टार्ट किए थे। अब आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। ये बात थी रजिया बेगम की, लेकिन भोपाल में भी 107 ईयर्स तक 4 मुस्लिम वीमेन ने रूल किया है। ये कम पता चलता है, कम देखने को मिलता है। इतना डीप हिस्ट्री में हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की नहीं जाते हैं। ये आर्टिकल आया इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। जो भोपाल में वीमेन रूलर्स हुई, उन्होंने अपने आप को नवाब कहा। तो देखते हैं सारी हिस्ट्री। सबसे पहले भोपाल को फाउंड किया था दोस्त मोहम्मद खान ने, ये आपको याद होना चाहिए। इन 1977
जब दोस्त मोहम्मद खान मालवा आने वाले थे, मालवा कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में, भोपाल एक बहुत छोटा सा विलेज था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बाणगंगा। बाणगंगा अभी हमने पढ़ा है, गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है, अभी हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद 640 AD तक क्या था कि भोपाल परमार डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था और एक इसमें राजा थे, राजा भोज, इसके नाम से भोपाल का नाम ड्राइव किया गया है। इस स्टेट में लेप्रोसी आ गई थी, लेप्रोसी की डिजीज़ आ गई थी। उसके लिए किसी ने राजा भोज को ये एडवाइस किया कि वो एक लेक बनवाएं जिसका पानी जो है वो 365 रिवर से लाया गया हो और उसमें उनको बात करना है। राजा भोज ने ऐसा ही किया और इसलिए इस लेक को भोजताल या भोज लेक कहा जाने लगा। उसके बाद इस स्टेट को भोजपाल कहा जाने लगा और फिर इसका नाम पड़ गया भोपाल। ये भोपाल बना था 1715 में और ये सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम प्रिंसली स्टेट था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का, जहाँ की 90% पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। उसके बाद सिकंदर बेगम ऐसी पहली बेगम आती हैं जिन्होंने ब्रिटिशर से 1857 के रिवोल्ट के दौरान उनको सपोर्ट किया था और उनकी इस लॉयल्टी को देखते हुए उनको क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 का जो था उसमें रिवॉर्ड भी दिया गया। क्या रिवॉर्ड दिया गया? उन्हें नवाब का टाइटल दे दिया गया और उन्हें भोपाल को रूल करने का राइट मिल गया। उसके साथ साथ उन्हें 19 गन सैल्यूट, मतलब जैसे ये नहीं बोल देते कि तोपों की सलामी, तो 19 तोपों की उनको सलामी मिल गई। उसके बाद जो उन्होंने अपनी टेरिटरी लॉस कर दी थी वो भी उनको रिटर्न कर दी गई और उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ स्टार ऑफ इंडिया दिया गया, एक तरह से अवार्ड। और उस टाइम ये ऑनर ऐसा था कि केवल और केवल ये ऐसी फीमेल नाइट थी ब्रिटिश एम्पायर की, अपार्ट फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया, जिनको इतना यूनिक स्टेटस दिया गया था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिवॉर्ड ब्रिटिशर्स ने इनको दिया था सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो स्टोरी है भोपाल की वो स्टार्ट होती है दोस्त मोहम्मद खान से, जो कि इस स्टेट के फाउंडर है। भोपाल डायनेस्टी को इन्होंने फाउंड किया था। ये एक काफ़ी एक तरह से बहुत ज़्यादा ब्रेव मैन थे, काफ़ी दिक्कतों से लड़ते हुए, काफ़ी लोकल किंगडम्स और चीफडम से के साथ काम करते हुए इन्होंने अपने आप को काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रखा और रानी कमलापति जो थी उन्होंने इनका प्रोटेक्शन लिया अपने हस्बैंड की डेथ के बाद और इनको राखी भी बांधी, मतलब एक तरह से अपना भाई बना लिया था। ये जो दोस्त मोहम्मद है इन्होंने फतेहगढ़ फोर्ट बिल्ड किया था 1716 में और इसी में इंक्लूडेड है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ये भी इन्होंने ही बिल्ड करवाई थी। फतेहगढ़ फोर्ट का नाम जो है वो फतेह बीबी के नाम पे पड़ा है, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी जिससे इन्होंने शादी की थी। उसके बाद खान से बेगम पे कैसे गया भोपाल की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का सिलसिला, ये देखते हैं। जब खान की डेथ हो गई उसके बाद भोपाल पे काफ़ी अटैक होने लगे, तो ममोला बाई सीन में आती है, जो काफ़ी कुछ के द्वारा ये माना जाता है कि पहली बेगम थी भोपाल की। उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी इन फोर्सेस को भगाने के लिए। उसके बाद आती है कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम ने अपनी विजडम की हेल्प से स्टेट को सेव किया सिंधियाज और भोंसले से। फिर उसके बाद सीन में आती है सिकंदर बेगम। सिकंदर बेगम एक काफ़ी अच्छी नवाब साबित हुई। उन्होंने इस स्टेट को अलग लेवल पे पहुंचा दिया। सिकंदर की जो डॉटर थी शाहजहाँ बेगम, उन्होंने पोइट्री में काफ़ी अच्छा काम किया, आर्ट म्यूज़िक में काफ़ी अच्छे फाइन टचेस दिए और भोपाल को आर्ट्स का सेंटर बना दिया। उसके बाद फोर्थ आती हैं सुल्तान जहाँ बेगम, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। काफ़ी सारे वेलफेयर मेजर्स इन्होंने लिए, इसलिए इनको सरकार अम्मा भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिकंदर बेगम का और क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने स्कूल्स स्टार्ट किए गर्ल्स के लिए, स्कॉलर्स को इनवाइट किया येमेन, टर्की और अरेबिया से। स्कूलिंग में इनका काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। सिकंदर के बाद जो सुल्तान जहाँ आई थी, इन्होंने भी गर्ल्स के एजुकेशन पे कंसंट्रेट किया और इन्होंने कहा जो सर सईद अहमद खान है उन्हीं की तरह इनका भी ये मानना था कि वीमेन की एजुकेशन जो है वो किसी भी वे में कम नहीं है। और इंसिडेंटली ये
इकलौती ऐसी विमेन चांसलर थी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, जो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी। यहाँ आपको इस आर्टिकल में काफ़ी बेगम्स जो थी भोपाल की, उनके बारे में आपको पता चलता है। तो एक बार आपको रीडिंग लेना ज़रूरी है। ऑल्दो हिस्ट्री की किसी बुक में इतना डेप्थ में नहीं जाता, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सिंपल हमारे लिए जीएस में आई थिंक इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एक बार पूरा अच्छे से आर्टिकल रीड कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है, हमें पता है G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आने वाली है। उसी के साथ कहा गया है इंडिया के ऊपर एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ग्लोबल एजेंडा सेट करने में हम एक सेंट्रल रोल निभा सकते हैं इस टाइम पे। तो इस आर्टिकल में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। हमने अभी पता है हमें इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी है, उसको देखते हुए, उससे क्लू लेते हुए हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। इंडोनेशिया ने 3 पिलर्स पे फोकस किया है, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उससे हमें सबक लेते हुए, उससे सीख लेते हुए हमें काम करना है। दूसरी तरफ हमें नाटो को देखते हुए, G7 पार्टनर नेशंस को देखते हुए अपना एजेंडा सेट करना है। एक साइड हमें रशिया और चाइना का जो नेक्सस बन रहा है, उसको देखते हुए अपने व्यूज़ को रखना है। इसी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है हमारे पास। हमें सप्लाई चेन रेजिलियंस पे काम करना है, ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं अपनी इकोनॉमी में, सोसाइटल वेलबींग को इंश्योर करना है, और G20 के लिए एक एडिक्वेट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, क्योंकि G20 जो है वो एक यूनिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जहां डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ को इक्वल स्टेटस मिला हुआ है। इसीलिए इंडिया जो है वो अफ्रीका की कंट्रीज़ को भी इनवाइट कर सकती है, साउथ अमेरिका को भी इनवाइट कर सकती है, सो दैट G20 में एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सके। वहाँ हम लोन प्रोग्राम्स पे बात कर सकते हैं, फूड और एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको टैकल करने की बात भी की जा सकती है। इसलिए एक टेस्टिंग टाइम है हमारे लिए, और हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो फोरम है, इसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास आई है, ये केवल एक टॉक शॉप ना बन के रह जाए, बल्कि एक वर्कशॉप बने। मतलब केवल बातें ना हो, ये काम भी इसमें काफ़ी किए जाएं। तो इसमें देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, 2+2 एंगेजमेंट जो होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम SCO के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम UNSC के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि UNSC की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास आएगी दिसंबर 2022 में। उसके बाद G20 के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर G7 के बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले 2+2 डायलॉग देख लेते हैं। 2+2 मिनिस्ट्रियल जो है, 2 कंट्रीज़ के बीच में हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है। ये ऐसा डायलॉग होता है जहां दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस या फॉरेन मिनिस्टर्स या फिर सेक्रेटरीज काउंटर पार्ट से मिलते हैं। इंडिया का 2+2 डायलॉग 4 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ है। कौन कौन से पार्टनर्स के साथ है? US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया। US, ऑस्ट्रेलिया, जापान मतलब तीनों क्वाड के मेंबर्स हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया जो है उसका 2+2 डायलॉग सभी क्वाड के मेंबर्स के साथ है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। अब क्वाड देख लेते हैं। क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो कि इंडिया, US से, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्जिस्ट करता है, सो दैट इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और प्रॉस्पर्स बनाया जा सके। इसके लिए इसको लाया गया था। जो क्वाड का आइडिया है वो पहली बार जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में दिया था, लेकिन उस टाइम ये आइडिया आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया था चाइनीज़ प्रेशर की वजह से। फिर से 2012 में शिंजो आबे ने दोबारा इस आइडिया को सरफेस पे लेके आए वो। फाइनली नवंबर 2017 में इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ आए और उन्होंने ये लॉन्ग पेंडिंग क्वाड कोलिशन को शेप दे दी, और इंडो पैसिफिक रीजन को किसी भी इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए इन्होंने काम करने के लिए कमिट किया, स्पेशली चाइना से। SCO के बारे में देख लेते हैं। SCO एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि यूरेशियन रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। 2001 में इसको बनाया गया था, 2002 में इसका चार्टर साइन हुआ था और फोर्स में आए थे 2003 में। SCO के आने से पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान को शंघाई 5 का मेंबर कहा जाता था। मतलब
ये पहले शंघाई 5 था, 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, उसके बाद से इसका नाम होगा SCO। शंघाई 5 1996 में लाया गया था और चाइना से जो बॉर्डर इशू था उसके ऊपर बात करने के लिए, डीमिलिटराइजेशन पे बात करने के लिए इसको लाया गया था। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने 2017 में और ईरान इसका फुल टाइम मेंबर बना था 17 सितंबर 2021 में। मतलब लेटेस्ट मेंबर इसका है ईरान, ये आपको पता होना चाहिए। मेंबर्स अब कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान जिसके मेंबर्स हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इसमें है, सुप्रीम बॉडी है ये SCO की, जो कि इसकी इंटरनल फंक्शनिंग को डिसाइड करती है और बाकी अदर स्टेट से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका कैसे इंटरेक्शन रहेगा वो भी डिसाइड करेगी हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल बजट को अप्रूव करती है, इकोनॉमिक स्फीयर से जो भी रिलेटेड मैटर होता है उस पर डिसीजन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल लेगी। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंसिडर करती है। रेट्स है वो टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए बनाई गई है। SCO का सेक्रेट बीजिंग में देखने को मिल जाएगा और ऑफिशियल लैंग्वेज SCO की है रशियन और चाइनीज़, ये आपको पता होना चाहिए। अब G20 पे आ जाते हैं। G20 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन का एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी देखने को आपको मिल जाएंगे। G20 की मेंबरशिप जो है वो जो वर्ल्ड की लार्ज, एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है उसका मिक्स है और G20 के मेंबर्स पूरे वर्ल्ड का 80% से ज़्यादा GDP, 75% से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड और 60% से ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेंबर्स कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US और यूरोपियन यूनियन। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देख लेते हैं G20 का। G20 की प्रेसिडेंसी एनुअली रोटेट होती है और रीजनल बैलेंस बना रहे इस टाइप से इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। प्रेसिडेंसी को सिलेक्ट करने के लिए जो 19 कंट्रीज हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप में 4 से ज़्यादा कंट्रीज देखने को नहीं मिलेंगी और ये जो प्रेसिडेंसी होगी वह हर ग्रुप में रोटेट करेगी। हर साल G20 किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर लेती है, किसी भी ग्रुप से उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इंडिया सेकंड ग्रुप में है और इंडिया के साथ साथ सेकंड ग्रुप में रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की हैं। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है और G20 का जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है G20 एजेंडा को एक साथ लाने में, इसके मेंबर्स को एक साथ लाने में और ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए। ट्राइका क्या होता है? हर साल जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी लेती है वो उससे पहले वाली प्रेसिडेंसी और उससे नेक्स्ट वाली प्रेसिडेंसी प्लस करंट प्रेसिडेंसी, इन तीनों को मिला के ट्राइका कहा जाता है। मतलब अभी करंटली प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के पास, उससे पहले थी इटली के पास, अब नेक्स्ट आएगी इंडिया के पास। तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया क्या हो गया? ट्राइका, ये आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट है G7। G7 के बारे में देख लेते हैं। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1975 में बनाया गया था और इस ब्लॉक को बनाया गया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पे बात की जा सके। G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और US। जो सभी G7 कंट्रीज़ है और इंडिया है वो G20 का पार्ट है। G7 के पास कोई भी फॉर्मल कार्टर या फिर सेक्रेटेरिएट नहीं है। प्रेसिडेंसी इसकी भी रोटेट होती है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। शेरपास, मिनिस्टर्स और एनवॉयज़ होते हैं जो कि समिट में अपनी पॉलिसी इनिशिएटिव्स को सामने रखते हैं। 2022 तक G7 कंट्रीज़ जो हैं पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% होल्ड करती थी, ग्लोबल GDP का 31% और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का 21%। चाइना और इंडिया जो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, इनका सबसे ज़्यादा GDP, लार्जेस्ट GDP फिगर वर्ल्ड में देखा जा सकता है। ये दोनों ही G7 का पार्ट नहीं है। UNSC के बारे में देख लेते हैं। UNSC को बनाया गया था UN चार्टर के द्वारा 1945 में और UN का ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। 5 ऑर्गन कौन कौन से बसते हैं UN के? UNGA, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? इसमें 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है जिनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। परमानेंट कौन कौन से हैं? US, रशिया, फ्रांस, चाइना और UK। इंडिया को 8th टाइम के लिए इसमें नॉन परमानेंट मेंबर की तरह एंटर करवाया गया था 2021 में और 2021 से 2022 तक इसने 2 साल सर्व करना है। उसके बाद UNGA जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को
इलेक्ट करता है 2 साल के लिए, और जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स होती हैं वो रीजनल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो हर महीने रोटेट होती है 15 मेंबर्स के बीच में। आपको ध्यान रखना है इसकी प्रेसिडेंसी हर महीने रोटेट होती है, ईयरली रोटेट नहीं होती है। वोटिंग पावर्स देख लेते हैं। यूएनएससी के हर मेंबर के पास एक वोट होता है, और अगर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी अपना वोट अगेंस्ट नो वोट कर दे तो इसका मतलब वो मैटर वहीं की वहीं स्क्रैप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है वही कि वही। ये आपको पता होना चाहिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि इंडिया ने कभी भी ढंग से इंटरनेशनल लॉ को यूज़ नहीं किया। इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करके हमने कभी भी अपने जो साइड है उसको जस्टिफाई नहीं किया। पूरा इशू समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जो है वो क्या कहता है कि हमारी जो स्टेट है वो इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करेगी। यहाँ से आर्टिकल की स्टार्टिंग होती है। इसके बाद ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो हमेशा कमिटेड रहा है यूएन चार्टर से, और हमेशा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे पीसफुल सेटलमेंट करने की बात इंडिया की तरफ से कही गई है। और इंडिया काफ़ी सारे इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स से भी एंगेज रहा है मल्टीपल फील्ड्स में, जैसे ह्यूमन राइट्स से, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनवायरनमेंट, ओशन स्पेस, इन सभी में इंडिया की एंगेजमेंट देखी जा सकती है। और अभी इंडिया ने एक एक्टिव रोल प्ले किया था जो इंटरनेशनल लॉ टेररिज्म पे बनाया गया था, CCIT कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे, और जो ISA इनिशिएटिव इंडिया ने लाया था उसमें भी इंडिया का एक काफ़ी एडवांस्ड रोल देखा गया था। लेकिन लॉ फेयर की एब्सेंस देखी जा सकती है। इंडिया की एंगेजमेंट जो है इंटरनेशनल लॉ के साथ वो काफ़ी मार्जिनल है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने में इंडिया कभी भी इंटरनेशनल लॉ की हेल्प नहीं लेता है, जबकि जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को जस्टिफाई करते हैं इंटरनेशनल लॉ की हेल्प से और अपने एक्शंस को लेजिटिमेट ठहराते हैं। लेकिन इंडिया के जो जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का रेयरली यूज़ करते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल हम कब देख सकते हैं, जब चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन हुई, हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर बात आई, उस टाइम भी इंडिया ने कोई इंटरनेशनल लॉ की हेल्प नहीं ली। ऐसा सिमिलर पैटर्न हम पाकिस्तान के साथ भी देख सकते हैं। जब इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन में बात कर रहा था पाकिस्तान से रिलेटेड, और पाकिस्तान जो भी गलत एक्शन ले रहा था कश्मीर से रिलेटेड, या फिर पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, उस टाइम पे भी इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ की हेल्प नहीं ली, किसी भी इंटरनेशनल लॉ को एक बार भी मेंशन नहीं किया, और ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो ट्रीटी को ब्रीच करता है, किसी भी इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता है। ऐसा इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं गया। एक थोड़ा सा यूज़ देखा गया जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कुलभूषण यादव केस में इंडिया की तरफ से कही गई, लेकिन इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करने के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया। और उस टाइम भी हमने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया जब पाकिस्तान ने इंडिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है उसके लिए डिनाई कर दिया था WTO में। उस टाइम भी हमने इंटरनेशनल लॉ की हेल्प नहीं ली। इसका मतलब इंडिया फेल हो जाता है कभी भी इंटरनेशनल लॉ की हेल्प लेने में, उसकी डॉक्ट्रिन्स को इंटरप्रेट करने में, प्रिंसिपल्स को यूज़ करने में अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। कुछ बोटल नेक्स देखी जा सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता पाया गया है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका केवल एक सेक्शन है जो कि लीगल एंड ट्रीटीज डिवीज़न है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के मैटर्स को देखता है, और वो भी अंडर स्टाफ्ड है। इसकी स्ट्रेंथ है 13 और कहा गया है इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए 23, तो ये अंडर स्टाफ्ड है। और इसकी जो स्टाफ है उसका टैलेंट भी अभी, उसकी क्वालिटी भी अनश्योर है कि क्या वो एकदम एडिक्वेटली काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो भी हम श्योर नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है उसमें भी काफ़ी फ्रेगमेंटेशन देखी जा सकती है मिनिस्ट्रीज़ के बीच। फाइनेंस, कॉमर्स, लॉ, एनवायरनमेंट, इन सभी मिनिस्ट्रीज़ के बीच काफ़ी फ्रेगमेंटेशन देखी जा सकती है। और एक 2016 में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनाने की ज़रूरत है लॉ मिनिस्ट्री के अंडर, लेकिन हमने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब एकेडमिक ऑब्स्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या है इसमें। हमारे
इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक नेग्लेक्टेड डिसिप्लिन रहा है और हमारी स्टेट ने काफ़ी पुअरली इस मैटर पे परफॉर्म किया है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस डिसिप्लिन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं, गवर्नमेंट भी इसके लिए ज़्यादा फंड नहीं करती है रिसर्च को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो रिसर्च सेंटर को फंड करती है, जो कि जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है, लेकिन जो ICW है उसका काम है इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करना, ना कि इंटरनेशनल लॉ को फोकस करना। यहाँ काम चेंज हो जाता है। चाइना की बात करें तो चाइना ने काफ़ी सारे रिसोर्सेज को लगाया है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि इंटरनेशनल लॉ पे बात करती है, जिसकी वजह से एट लास्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही बेनिफिट होता है। जो ISIL है, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसको 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको बनाया गया था कि इंटरनेशनल लॉ पे ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च के तौर पे काम करेगा, लेकिन ये फेल हो गया अपने काम करने में। इसकी जो जनरल जो ये छापता है, इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये कहीं भी वर्ल्ड की टॉप इंटरनेशनल लॉ जर्नल्स में नहीं आती है, जबकि ये 60 साल पुरानी है। लेकिन जो चाइनीज़ जनरल है, जिसको आए हुए केवल 2 डिकेड हुए हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट जर्नल्स वर्ल्ड में आती है। तो यहीं आप देख सकते हैं कि हमारी जो ISIL है उसमें इंटरनेशनल लॉ के जो इवेंट्स है उनकी क्वालिटी कितनी कम है, कितनी हल्की क्वालिटी देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल लॉ एकेडमिशियंस जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को पॉपुलराइज करने में फेल हो गए हैं इंडिया में। इसलिए इंडिया का एम्बिशन क्या होना चाहिए कि इंटरनेशनल अफेयर्स की वेटेज को हमें इग्नोर नहीं करना है और इंटरनेशनल लॉ में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में इन्वेस्ट करके हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस आर्टिकल में यही था। अब वोकैबलरी हम देख लेते हैं। वोकैबलरी के 2 वर्ड्स हैं, रीफर्बिशिंग का मतलब है नवीकरण, रिन्यू, और दूसरा वर्ड है थॉ मतलब पिघलना, लिक्विड। ये आपको याद करने हैं, आपकी वोकैबलरी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब आज का जो क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the case of all cereals, pulses and oilseeds, the procurement at MSP is unlimited in any state duty of India. Second statement है, in the case of cereal and pulses, the MSP is fixed in any state duty at a level to which the market price will never rise. Which of the following statement given above is are correct? तो मैं आपको बता देती हूँ, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। और दूसरी में कहा गया है कि जो MSP स्टेट या यूटी फिक्स करेंगी वो ऐसे लेवल पे फिक्स करेंगी जिससे ज़्यादा मार्केट प्राइस कभी राइज नहीं होगा, ये भी गलत है। तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आंसर इसका D क्यों होगा। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।